हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। पिछले कई वीडियोस में हमने बीएससी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए आने वाले फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर वाइज हो सकते हैं उनको डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के ज़ूलॉजी सेकंड पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको इन वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी और जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, उसको करने में और उसको फाइनल करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज का इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, पूरा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी वीडियोस पहले अपलोड किए गए हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और अपने सिलेबस के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ज़ूलॉजी सेकंड पेपर है बीएससी थर्ड ईयर का, उसका टाइटल बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स है। इसमें से कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नई हैं, आपने पहले नहीं पढ़ी हैं। बायोटेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट आप बॉटनी में भी पढ़ रहे हैं इस साल, बायोस्टैटिक्स का भी कुछ पार्ट आप बॉटनी में पढ़ रहे हैं। बाकी बायोलॉजिकल टूल्स जो हैं ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है। इम्यूनोलॉजी ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कुछ हिस्सा आप अपनी क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर भी आपको ह्यूमन डिजीज़ेस के नाम से एक चैप्टर था, एनसीईआरटी में शामिल है वो चैप्टर, तो उसमें भी आपने इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ा है। वही सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं। तो ये पेपर आपके लिए मेनली बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और बायोस्टैट का है, जिसमें एक छोटा सा पार्ट बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में भी है। तो एज़ यूजुअल, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके लिए जो प्रिस्क्राइब एक परफॉर्मा है पेपर का कि 3 आपके लिए सेक्शंस होंगे। ये ख़ास तौर से जो यूपी की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनके लिए परफॉर्मा है, और विशेष रूप से एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो परफॉर्मा है उसके अनुसार आपके हर पेपर में 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करने होंगे, सेक्शन बी में आपको शॉर्ट नोट करने होंगे, और सेक्शन सी जो है उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5 दिए होंगे, 5 करना होंगे। सेक्शन बी में शॉर्ट नोट होंगे, 8 या 10 शॉर्ट नोट होंगे, उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे, जिनको 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। और जो सेक्शन ए है उसमें आपको लगभग 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से कोई 3 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। और थर्ड ईयर में काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में और एफिलेटेड कॉलेजेस में जो पेपर का पैटर्न है उसके साथ मार्किंग में भी डिफरेंस आ जाता है। तो थर्ड ईयर में आपके लिए हर पेपर 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का, जिसमें कि हर लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए 10 नंबर का होगा। तो आइए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को और देखते हैं कि आपके लिए सेक्शन ए और बी और सी में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको बहुत बेहतर और अच्छे ढंग से तैयार करना है। सेक्शन ए, जैसा आप जानते हैं, इसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए होंगे जिस पर आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं। तो ये लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चंस आपके लिए हैं उसमें से पहला क्वेश्चन आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर हमने सेलेक्ट किया है वो है, व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डिस्कस इट्स टूल, मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा डीएनए होता है जो 2 अलग अलग जीवधारियों के डीएनए को मिलाकर कंबाइन करके बनाया गया हो। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। आज की सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग, सारी बायोटेक्नोलॉजी इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपको इसके आंसर में यही बताना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है, उसकी एक प्रोसेस है स्टेप वाइज, वो बताएंगे। किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने में, टूल से मतलब वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उसमें कई सारे वेक्टर्स हैं, कैरियर हैं जो डीएनए को ट्रांसमिट करते हैं किसी दूसरी लिविंग सेल में रेप्लिकेशन के लिए। उसमें सबसे कॉमन प्लाज्मिड्स हैं। तो इन सब टूल्स के बारे में आपको बताना होगा और उसके साथ आपको ये इसके एप्लीकेशंस भी बताने होंगे कि डीएनए
को रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में जब डीएनए बनाते हैं तो उसके क्या इस्तेमाल हैं, और उसके इस्तेमाल एग्रीकल्चर, मेडिसिन, जेनेटिकल रिसर्च एंड स्टडीज़ और बहुत सारे दूसरे फील्ड्स में भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इस पेपर में आपके लिए जो क्वेश्चन गेस किए गए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, जो लगभग हर साल पूछा जाता है आपके इस सेकंड पेपर में। तो इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा अच्छे से, और ये आपके लिए एक नोट के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में आपके लिए दूसरी चॉइस है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर। जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसका एग्रीकल्चर के एरिया में यानी कि कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है और क्या उसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक अच्छा आपके लिए टॉपिक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन का। मेडिकल एरिया में, एनवायरनमेंट में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें आपके लिए जो लिखना है आपको वो एग्रीकल्चर में, कृषि के यानी कि खेती के क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या इस्तेमाल है वो आपको बताना है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। आप अगर ये दोनों तैयार करते हैं तो श्योर रहिए आपको जो पहला क्वेश्चन मिलेगा वो इनमें से कोई होगा और बहुत आसानी से अच्छा बेहतर आंसर आप लिख सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी? डिस्क्राइब वेरियस इम्यूनिटीज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन करें आप तो प्रतिरक्षा कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र या रोग प्रतिरोध तंत्र। हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता को तो कहते हैं इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। और वो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा देने वाला जो तंत्र है यानी कि प्रतिरक्षी तंत्र या प्रतिरोध तंत्र, वो कितनी तरह से इम्यूनिटी दे सकता है हमें, वो आपको इसमें बताना है। तो एक तो आपको ये बताना है प्रतिरक्षा क्या होती है यानी कि इम्यूनिटी क्या होती है, और जो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती हैं यानी कि इम्यूनिटीज़ पाई जाती हैं उनको डिस्क्राइब करना है। तो अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा है तो उसमें आपको बताया गया कि जो प्रतिरक्षा है वो कई तरह की होती है। ब्रॉडली वो इन्नेट इम्यूनिटी जिसको हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी उपार्जित प्रतिरक्षा। और उसमें भी फिर जो उपार्जित प्रतिरक्षा है यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी को फर्दर जो है कैटेगराइज करते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी और एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये कुल मिलाकर आपको 5 तरह की इम्यूनिटीज़ मिलेंगी, उनको आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ये इम्यूनोलॉजी नाम का जो सेक्शन आपके इस पेपर में शामिल है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत कम टॉपिक हैं इस सेक्शन से रिलेटेड, तो ये 1-2 टॉपिक जो इसके सिलेबस में है उन पर क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी ज़रूर तैयार कीजिएगा, अच्छा बेहतर क्वेश्चन है। दूसरा आपके लिए जो इसमें चॉइस है वो एक और क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड। व्हाट आर एंटीबॉडीज़? उनके लिए एक और नाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी है। गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज़ की संरचना बताइए। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट से। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ख़ास तरह के प्रोटीन्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में जो बी सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनके द्वारा बनते हैं। बहुत अलग अलग तरह के हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी डी। तो लगभग 5 से 6 टाइप के हैं या 4 से 5 प्रकार सबसे कॉमन है। तो आपको उनके टाइप बताने हैं, संरचना बतानी है और उनके कार्य भी बताने हैं। ये शॉर्ट नोट के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। इसी में आप जब पढ़ेंगे टाइप्स में तो उसमें एक एंटीबॉडी ए का नाम आएगा। जो माताएं होती हैं जब नवजात शिशु जन्म लेता है उसके बाद जो माताओं के द्वारा सबसे पहले जो दूध का उत्पादन होता है, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं जो माताएं, तो उनके दूध में एक ख़ास तरह का एंटीबॉडी होता है जिसको एंटीबॉडी ए कहते हैं। और वो जो पहली बार दूध निर्मित करती हैं नवजात शिशु के लिए उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ये कोलोस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडी ए पाया जाता है जो नवजात शिशु को प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से है इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट में से। तो जब आप ये टॉपिक तैयार करेंगे तो उसमें वो टॉपिक आएगा, तो उसको ज़रूर अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चंस हो गए। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
गिव स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड यूजेज ऑफ, कुछ नाम नीचे लिखे हुए हैं आपको इन यंत्रों के इन टूल्स के संरचना, कार्य बताने और उनके उपयोग बताने। जैसा कि आपको मालूम है इस पेपर का एक नाम जो है उसमें बायोलॉजिकल टूल्स भी शामिल है। तो लैब में आप बहुत सारे ऐसे यंत्र या टूल इस्तेमाल करते हैं जिनका हम अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में, टेक्नोलॉजी वाले प्रैक्टिकल्स में, मींस बायोटेक्नोलॉजी या और दूसरे तरह से, तो उन टूल्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। यहाँ कुछ टूल्स के नाम दिए हैं, सेंट्रीफ्यूज, पीएच मीटर, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, ये एक प्रोसेस है तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में आपको लिखना है शॉर्ट नोट। ये पार्ट आपको प्रैक्टिकल में भी करना होगा। जूलॉजी प्रैक्टिकल में भी आपको कई सारे बायोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक जो हैं उनको डिस्क्राइब करना होगा, तो यही आपको टूल वहाँ भी तैयार करने। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जो दूसरा आपके लिए है, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, एक्सप्लेन मीन, मोड एंड मीडियन। ये बायोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपको बॉटनी के पेपर के लिए भी तैयार करना है, बॉटनी फर्स्ट पेपर में। तो अगर आपके पास जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन है तो आपके लिए बहुत आसान है। जब आप बॉटनी फर्स्ट पेपर में वो टॉपिक तैयार करेंगे तो जूलॉजी सेकंड पेपर जो है उसके लिए भी टॉपिक तैयार होंगे। तो ये मीन, मोड और मीडियन, ये एक्चुअली औसत निकालने की विधियां हैं, एवरेज कैलकुलेट करने की, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके लिए कुल 6 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप तैयार करते हैं इनको स्टेप वाइज और अपने जो सिलेबस में जो सेक्शंस आपके इंक्लूड हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स और बायोस्टैट, उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं तो होप सो आपको बहुत आसानी से इसमें से 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं यहाँ पर। और अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो बेहतर उसमें आप स्कोर भी कर सकते हैं। ये आपके लिए सेक्शन ए था। इसके बाद सेक्शन बी है जो ऑलरेडी आपको मालूम है कि उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना होते हैं और इसमें अधिकतर आपको 8 या 10 टॉपिक दिए होते हैं जिसमें से किसी 5 पर आपको शॉर्ट नोट लिखने को कहा जाता है। याद रखिएगा, शॉर्ट नोट आपको हर शॉर्ट नोट लगभग 100 शब्दों में लिखना होता है, 100 वर्ड्स में। तो 100 शब्दों के ये जो आपको नोट लिखने हैं 2 या 3 नंबर के हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए शॉर्ट नोट के तौर पर काम के हैं और उम्मीद है आपको इसमें से काफ़ी शॉर्ट नोट जो हैं अपने क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से नोट आपको लिखने हैं। प्लाज्मिड्स, हिस्टोग्राम, इंटरफेरॉन्स, एंटीजेंस, कोरिलेशन, वैक्सीन, क्लोनिंग वेक्टर्स, क्रोमेटोग्राफी, जितने आपके सिलेबस में टॉपिक शामिल हैं अलग अलग पार्ट में, उन सब से रिलेटेड ये आपके लिए टॉपिक्स हैं। देखिए इसमें हिस्टोग्राम पर और जो आपको नोट लिखना है वो एक्चुअली बायोस्टैट से रिलेटेड है। प्लाज्मिड्स पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, वैक्सीन्स पर शॉर्ट नोट लिखना है, ये बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। क्लोनिंग वेक्टर भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। क्रोमेटोग्राफी बायोलॉजिकल टूल्स वाले पार्ट से रिलेटेड ये टॉपिक है। इंटरफेरॉन ये इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है और एंटीजन ये भी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है। कोरिलेशन ये बायोस्टैट से रिलेटेड टॉपिक है, अभी जैसा आपसे कहा। तो जितने आपके सिलेबस में टॉपिक शामिल हैं उन सबसे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट हो सकते हैं वो हमने गैस किए। तो अगर आप इन पर नोट अगर तैयार करते हैं, खासतौर से अगर इनमें से किसी के साथ कोई डायग्राम भी शामिल है तो वो ज़रूर आप बेहतर ढंग से तैयार कीजिएगा और इनसे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए सेक्शन बी है। इसमें 8 या 10 मैक्सिमम आपको टॉपिक्स दिए होंगे जिनमें से किसी 5 पर आपको नोट लिख। सेक्शन ए और सेक्शन बी के बाद आइए देखते हैं सेक्शन सी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। आपको ऑलरेडी मालूम है कि सेक्शन सी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे और उनके आपको करेक्ट जो उसमें ऑप्शन है वो आपको चूज़ करके सिलेक्ट करके अपनी कॉपी में लिखने हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए, समय बचाने के लिए हमने 4 ऑप्शन नहीं लिए हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सीधा सीधा आंसर लिख दिया गया है, तो आप इसको इसी तरह से तैयार कीजिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो बहुत आसानी से आप सही आंसर उसमें से पहचान पाएंगे। तो यहाँ सेक्शन सी में जो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पीसीआर की फुल फॉर्म है। ये डीएनए के रेप्लिकेशन का एक अल्टरनेटिव पाथवे है और एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी मानी जाती है ये डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। और इसकी खोज जो है वो कैरी मुलिस ने की थी। क्वेश्चन आपसे था पीसीआर की खोज किसने की थी, तो आंसर है कैरी मुलिस। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस कार्य के लिए, तो ये नाम याद रखिएगा।
PCR वॉज डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज कैरी मुलिस ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, एंटीबॉडी फाउंड इन मदर्स फर्स्ट मिल्क कोलोस्ट्रम। अभी आपसे डिस्कस किया था ये कि जो माताएं हैं जिनका नवजात शिशु अभी जन्म लिया है, तो उनको जो पहला जो दूध का निर्माण वो करती हैं, फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस करती हैं, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, और उसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है उसका नाम यहाँ पूछा गया है, तो वो एंटीबॉडी ए है। एंटीबॉडीज़ को चूँकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म IG भी लिखते हैं, तो IG-A लिखा है, तो इसका मतलब ये एंटीबॉडी ए की बात हो रही है। तो एंटीबॉडी ए वो एंटीबॉडी है जो किसी भी माता के पहले दुग्ध में यानी कि कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर बायोलॉजिकल सीजर्स, कौन इसमें से जैविक कैंची है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा। आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये ख़ास तरह के एंजाइम है जो DNA को किसी विशेष बिंदु पर कट कर सकते हैं, DNA को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर सकते हैं। चूँकि ये कैंची की तरह काम करते हैं और इनका इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है, तो इनको आमतौर पर बायोलॉजिकल सीजर्स कहते हैं, जैविक कैंची। तो आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन इनमें से जैविक कैंची है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी देने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन्स हैं, उनका उत्पादन कौन करता है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज़ किसके द्वारा निर्मित होते हैं। आंसर है बी लिम्फोसाइट्स, जिनको बी सेल्स भी कहते हैं। एक तरह की लिम्फोसाइट्स हैं ये, और इनके अलावा एक और लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट्स। तो आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दोनों नाम दिए होंगे, दोनों एक साथ भी दिए होंगे, तो आप याद रखिएगा बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स जिनको कहते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। टी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बल्कि वो सीधे किसी रोगजनक तत्व के साथ जुड़कर उसको नष्ट करती हैं। तो यहाँ आंसर बी लिम्फोसाइट्स है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव टर्म वायरस, वायरस शब्द किसने दिया था। इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। वायरस की खोज जो है वो इवानोवस्की साहब ने की थी, लेकिन शब्द उन्होंने वायरस नहीं दिया था। वायरस शब्द जो है वो बी जैरिंग ने दिया था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सेक्शन A, B और C में जूलॉजी सेकंड पेपर में BSc थर्ड ईयर के। अगले वीडियो में हम जूलॉजी थर्ड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है हमारा, जिसमें हमने जूलॉजी फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। उसके साथ हमने बॉटनी फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, और अगले कुछ वीडियोस में हम जूलॉजी थर्ड पेपर और बॉटनी सेकंड और थर्ड पेपर जो BSc थर्ड ईयर के लिए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आप अगर आज पहली बार ये रेहांस बायोलॉजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।